जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसके इतिहास, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही इसका युद्ध के पश्चात विश्व परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सारी जानकारी लगभग जो हमारे लिए आवश्यक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक क्या है, तो ये पहला जो प्रथम विश्व युद्ध था, पहला ऐसा युद्ध था जो एक प्रलयंकारी युद्ध था। इसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया था। इसके दो ग्रुप थे। एक तो मित्र राष्ट्रों का ग्रुप था जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, इटली, रोमानिया और उनके सहयोगी देश थे। दूसरा था सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया थी। तो ये देश थे। इसके अलावा कुछ और देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इवन इंडिया को भी हम लोग मानते हैं कि पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस समय इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी इंग्लैंड की। तो हम लोग वहाँ इंडिया को अलग से मेंशन नहीं करेंगे, इंग्लैंड जहाँ है वहाँ इंडिया को मान के चलिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई थी। तो जीता कौन था? तो मित्र राष्ट्र जीते थे, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, रोमानिया, उनके जो सहयोगी ग्रुप थे वो जीते थे, जबकि जो सेंट्रल पावर्स थे वो हार गए थे। युद्ध के कारण देख लेते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कारण देखिए। तो कारण में पहला है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। दूसरा, गुप्त संधियाँ एवं गुटों का निर्माण हो गया था। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता बढ़ गई थी और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। सैन्यवाद में वृद्धि हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद चरम पर था उस समय। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस समय नहीं थी। जनमत एवं समाचार पत्रों का बहुत बड़ा रोल था और कुछ तत्कालिक कारण भी थे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीजन, यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। 1871 में क्या होता है कि जर्मनी के एकीकरण के पूर्व, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बिस्मार्क ने किया था। उससे पहले क्या था कि पूरे यूरोप में जो राजनीति थी उसमें जर्मनी का कोई योगदान विशेष नज़र नहीं आता था। लेकिन जब बिस्मार्क ने क्या किया कि एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ, तो उस समय यूरोपीय शक्ति जो है, उस संतुलन उस समय था वो बदल गया पूरी तरह से। क्योंकि उससे पहले क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो ही लीड रोल में थे यूरोप में, लेकिन जर्मनी जब सामने उभर कर आया तो उनको एक चुनौती सामने नजर आई। इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कंपटीशन की भावना बढ़ी, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। बिस्मार्क के बारे में ये कहा जाता है कि बिस्मार्क 5 गेंदों से खेलता था, जिसमें 3 हमेशा हवा में होती थी। गेंदों का मतलब यहाँ पे इससे है कि उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको बैलेंस करने के लिए क्या करता था कि उन्हें कभी भी जर्मनी पे हावी नहीं होने देता था। तो एक बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। कभी हम बिस्मार्क के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आप भी अगर देखें, दूसरा रीजन देखें तो गुप्त संधियों गुटों का निर्माण हुआ। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात क्या हुआ कि वहाँ का जो चांसलर था बिस्मार्क, उसने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्र विहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीति अपनाई। अब उसने क्या किया कि जो बिस्मार्क था जर्मनी का चांसलर, उसने यूरोपीय राजनीति में जर्मनी को प्रभावशाली बनाने के लिए और फ्रांस को मतलब एक राजनीति में मित्र विहीन, मतलब उसके साथ कोई और कंट्री खड़ी ना हो, इस स्थिति में लाने के लिए उसने कई सारी गुप्त संधियां कर ली। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी से 1879 के साथ द्वैत संधि यानी डुअल अलायंस की और रूस के साथ 1881 और 1887 के साथ भी मैत्री संधि की। तो किसके किसके साथ की? ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ 1879 में डुअल अलायंस किया और साथ ही रूस के साथ 1881 और 87 में किया। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवश संबंध बनाए। 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यूरोप में एक नया गुट बन गया, जिसे त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। इसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। ठीक है,
तो एक दूसरा कारण क्या नजर आया? पहला पहला कारण जो था वो था यूरोपीय संतुलन का बिगड़ना, और दूसरा गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण हो गया। तीसरा कारण था जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये भी था। पुरानी दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने क्या किया कि फ्रांस के धनी प्रदेश जो थे अल्सास और लॉरेन, अल्सेस लिखा हुआ, अल्सास भी पढ़ सकते हैं आप लोग, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो दो क्षेत्र थे, अल्सास लॉरेन कह सकते हैं एक साथ। फ्रांस के जो क्षेत्र थे उनको बिस्मार्क ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। और मोरक्को में भी जो फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन के कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे दोनों को टच करता हुआ तो मोरक्को है। तो उस पर जो फ्रांसीसी हित थे जो वहाँ पे, उसको भी क्षति पहुंचाई। इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। जो वहाँ की जनता थी वो जर्मनी के विरुद्ध गई। फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखलाने के प्रयास में लगा रहता था। दूसरी ओर क्या था कि जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था। तो दोनों में कंपटीशन लगातार जारी रहा। अब क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौता किया। बदले में, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया। तो दो गुट, जो गुटबंदी हुई थी वो नजर आने लगी पूरी तरह से। और मेन रीजन क्या रहा गुट बनाने का? तो जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इसने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। तो तीनों कारण कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी से ही निकल के सामने आते हैं। और खासकर जर्मनी का बिस्मार्क के समय में एकीकरण होना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो था वो मेजर रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा देख लेते हैं। तो साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी जो आपसी प्रतिद्वंदिता एवं हितों की टकराहट थी, प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है। क्योंकि हर देश साम्राज्यवादी नीतियों को के तहत अपने क्षेत्र का प्रसार करना चाहते थे, अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहते थे। तो आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। जैसे इंडिया में भी अगर देखा जाए तो जब फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में लगातार टकराहट क्यों होती रहती थी? क्योंकि भारत के क्षेत्र में वो अपने कॉलोनी का विस्तार करना चाहते थे। वही सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पे हर जगह चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल, कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार कर लिए। ठीक है, तो क्या के रीजन थे? मेन रीजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्हें मार्केट भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए अपने कॉलोनीज का विस्तार कर रहे थे। तो इसलिए आपस में टकराहट जारी थी, जैसा मैंने पहले बताया भारत के परिप्रेक्ष्य में। जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना थी, क्योंकि बाकी देश पहले कर चुके थे। पुर्तगाल, डच, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सारे लोग काफ़ी पहले से काम कर रहे थे। लेकिन जर्मनी और इटली उसके बाद में दौड़ में शामिल हुए, तो इनकी संभावनाएं थोड़ी कम थी, अपॉर्चुनिटी कम थी। अतः इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों को ही बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। तो जब उनके पास कोई और चारा नहीं था तो इन्होंने क्या किया, दूसरे राष्ट्रों के जो उपनिवेश थे, जो दूसरे देश के उपनिवेश थे, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया बलपूर्वक। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पूर्व तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी, काफी मजबूत हो गया था। अतः जर्मन सम्राट धरती पर और सूर्य के नीचे जर्मनी का समुचित स्थान दिलाने के लिए व्यग्र हो उठा। उसकी थल सेना तो मजबूत थी ही, अब वो एक मजबूती जहाजी बेड़ा का निर्माण कर अपने साम्राज्य का विकास तथा इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के लिए प्रयास में लग गया। ठीक है, तो जब पैसा बढ़ा, ताकत बढ़ी, तो इन्होंने चुनौती देनी शुरू कर दी कि अब जर्मनी ही हर तरफ हो, और इसलिए उनका लगातार चैलेंजेस पैदा हो गए। 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु यह विफल हो गया। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज एम्परेटर बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। फलतः जर्मनी और इंग्लैंड में वैमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो जर्मनी जो था और ब्रिटेन था, दोनों में कंपटीशन लगातार बढ़ती चली जा रही थी, जलीय प्रतिस्पर्धा खासकर नौसेना की। इसी प्रकार मोरक्को तथा बोस्निया संकट ने इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया। ठीक है, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए अब पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई,
तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया, इससे कटुता बढ़ी। चूँकि बर्लिन और बगदाद देखा जाए, बगदाद इराक में और बर्लिन जर्मनी में, तो वहाँ से लेकर के तो बीच में रूस का क्षेत्र, इसके अलावा और भी कॉलोनियल रीजन आते थे, तुर्की आता था बीच में। तो इन देशों ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और रूस ने इसका विरोध किया कि ये रेल मार्ग नहीं बनना चाहिए, जिसके बाद में शत्रुता बढ़ गई। ठीक है, तो मेन चीज़ पूरी सिनारियो का एक ही चीज़ समझ में आता है कि साम्राज्य विस्तार, कॉलोनियों पर कब्जा करना और कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश जर्मनी लगातार कर रहा था, और वही रीज़न था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं तो सैन्यवाद, नेक्स्ट नंबर। साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला लिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गए। अपने अपने उपनिवेश की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होना आवश्यक हो गया था। फलतः युद्ध के नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लगा। जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपनी आय का 85% सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। बहुत बड़ा है। जीडीपी का अगर आप 85% अपनी इनकम का 85% आप डिफेंस पे खर्चा करें तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा है। अनेक, आजकल तो 5%, 3%, 10% इस तरह से खर्चे होते हैं। अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई, सैनिक की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई, सैनिक अधिकारियों का देश की राजनीति में वर्चस्व हो गया। इस प्रकार पूरा यूरोप का बारूद के ढेर पर बैठ गया, बस विस्फोट होने की देरी थी। ये विस्फोट 1914 में हुआ। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सीक्वेंस में देखिए, जर्मनी का उदय होता है, एकीकरण करता है बिस्मार्क। बिस्मार्क के एकीकरण के बाद में कंपटीशन पैदा हो जाती है, क्योंकि अब शक्ति संतुलन बिगड़ता है यूरोप में। फ्रांस और इंग्लैंड की जगह अब तीसरा पावर कौन सा निकल के आता है सामने? जर्मनी। और जर्मनी ने क्या किया? अपने साम्राज्यवादी नीति का प्रसार शुरू किया बाकी देशों की तरह। लेकिन सिचुएशन उसके बियॉन्ड थी। क्यों बियॉन्ड थी? क्योंकि जब तक वो उभर कर सामने आया था उससे पहले बहुत सारे कॉलोनीज बन चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी को एक ही ऑप्शन था उसके पास कि वो दूसरे देशों की कॉलोनीज भी कब्जा करे, और ऐसी स्थिति में वो आक्रामक बने होगा। तो क्या होगा? सैन्य पावर को भी बढ़ाने की कोशिश की गई। ठीक है, अब आता है उग्र राष्ट्रवाद। उग्रता विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के सभी राष्ट्रों में इसका समान रूप से विकास हुआ। ये भावना तेजी से बढ़ती गई कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और कार्य करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। पहले भी इस आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी। बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। आप लोग बाल्कन क्षेत्र जो है उसके कंट्रीज़ के नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तुर्की साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने पर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग और जोर पकड़ने लगी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों का बाहुल्य था। वह अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो अतिराष्ट्रवाद का होना भी खतरनाक होता है, जिसे हम लोग जिंगोइज्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड है जिंगोइज्म। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए रूस ने अखिल स्लाव तथा सर्वस्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध कट हुए। इसी प्रकार सर्व जर्मन आंदोलन भी चला। सर्व चेक तथा पोल प्रजाति की लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ती गई। तो हर एक जगह आंदोलन शुरू हो गए। अलग अलग तरीके से अपने राष्ट्रवाद का उदय हुआ। छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग समान भाषा के, समान जाति के लोग अपनी अपनी आज़ादी की मांग भी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। शायद अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती उस समय तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं, ऐसी कोई नौबत ना आती कि शायद विश्व युद्ध होता। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इससे यूरोप राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति व्याप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जनमत एवं समाचार पर इनका क्या योगदान रहा? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जो जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं थी। प्रत्येक देश के राजनीतिक, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे, काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपनी स्वार्थ में युद्ध का समर्थन कर रहा था, क्योंकि उससे क्या होता कि प्रोडक्शन बढ़ता युद्ध होने पर। ऐसी स्थिति में खासकर डिफेंस से संबंधित चीज़ें जो थी तो उससे काफ़ी फायदा हुआ।
युद्धोन्मुखी जनमत तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे देश के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। इससे विशिष्ट राष्ट्रों एवं वहाँ की जनता में कटुता उत्पन्न हुई। समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध अवश्यंभावी बना दिया। तो उस समय के जो कारपोरेट जगत था, इसके अलावा जो राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, इसके अलावा जो मीडिया थी, उस समय की मीडिया भी लगातार भड़काने में लगी हुई थी, एक दूसरे देश के खिलाफ लिखने में बिजी थी, जिससे लोगों के अंदर और आक्रोश पैदा होता चला गया। ठीक है, अब तत्कालिक कारण देख लेते हैं। जो उस समय के, जैसे आप कहते हैं कि 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना। तो उसी तरह के तत्कालिक कारण यहाँ भी नजर आते हैं। तो तत्कालीन कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंध सर्व प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप स्तब्ध हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दे तथा आतंकवादियों का दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में शामिल हो गए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो रीजन क्या था? ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनकी हत्या होती है बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को। एक आतंकवादी संगठन का इसमें हाथ था और ये कहा ऑस्ट्रिया ने कि ये जो है ये सर्बिया के का इसमें हाथ है और जिसके फलस्वरूप युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर था, यह निश्चित करना कठिन है। युद्ध में सम्मिलित कोई भी पक्ष युद्ध के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता था। इसके विपरीत सभी का तर्क था कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, परंतु जो शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। तो हर एक राष्ट्र थे वो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप कर रहे थे, दोषारोपण कर रहे थे। अपने आप को सब लोग यही कह रहे थे कि हमने शांति बनाने की पूरी कोशिश की। वर्साय संधि की एक धारा में यह उल्लेख किया गया था कि युद्ध के लिए उत्तरदायी जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र थे। यह मित्र राष्ट्रों का एक पक्षीय निर्णय था, क्योंकि वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया था, जिसकी वजह से अब चाहे जर्मनी पे थोप दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन इसके अलावा बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि कौन है इसके लिए उत्तरदायी। ठीक है, वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को ठुकराकर युद्ध का आरंभ करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर रूस की सैनिक कार्यवाही के लिए बाध्य कर दिया। तो रूस भी इस सैनिक कार्यवाही में आ गया। सर्बिया के प्रश्न पर रूस ने भी जल्दबाजी की। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के विपरीत उसने क्या किया कि इसका समाधान सैनिक कार्यवाही द्वारा करने का निर्णय किया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि अपने मित्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके साथ मैंने कहा ना त्रिगुट समझौता हुआ था पहले। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी की घोर शत्रु थे। रूस द्वारा सैनिक कार्रवाई आरंभ होने पर जर्मनी शांत बैठा नहीं रह सकता था। तो कौन कौन आया? सर्बिया ने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर नहीं मिला, उसने कार्यवाही कर दी। रूस उसके खिलाफ आ गया। अब ऑस्ट्रिया के साथ चूंकि जर्मनी ने त्रिगुट समझौता कर रखा है तो जर्मनी को सामने आना था, और जर्मनी के दुश्मन बैठे थे कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, रूस के साथ होकर के वो भी मैदान में आ गए। फ्रांस और रूस पर नियंत्रण रखना उसके लिए आवश्यक था। फ्रांस ने अपनी ओर से रूस को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत ऑस्ट्रिया विरोधी अभियान में रूस को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इससे सर्बिया जैसा छोटा राष्ट्र ऑस्ट्रिया जर्मनी से युद्ध करने को तत्पर हो उठा। ठीक है, तो ये हो सकता था कि इसको कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जा सकता था, लेकिन सर्बिया को मौका मिला, रूस का समर्थन मिला, फ्रांस का मिला, और अब ऑस्ट्रिया जर्मनी के खिलाफ युद्ध में वो भी उठ खड़ा हुआ। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने भी कोई डिप्लोमेसी नहीं दिखाई। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने के लिए नहीं कहा। फलस्वरूप क्या हो गया? दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में शामिल हो गए। कोई यह अनुमान नहीं लगा सका कि एक छोटा युद्ध विश्व युद्ध में कब बदल गया।
इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, इसके लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ठीक है, पूरी तरह से आप डिटेल में इस को आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं जा करके कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। युद्ध का आरंभिक चरण देख लेते हैं। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बच गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। तो सर्बिया के समर्थन में रूस आ गया, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और ऑस्ट्रिया के समर्थन में चूंकि त्रिकूट समझौता था जर्मनी के साथ, तो वो आ गया। रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस आ गए। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जर्मनी के साथ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में जापान जो था वो जर्मनी के खिलाफ। जर्मन सेना ने बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गई। इसी समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण हुआ। इसे जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए भेज दिया। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस नगरी बच गई। पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन, जिसे हम लोग आज इजराइल के पास अगर आप देखेंगे पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया जो कि ईरान वाला क्षेत्र है, ईरान इराक का रीजन, और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान हुए। सुदूर पूर्व में जापान ने जर्मनी अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया। तो बड़े स्तर पर अब एशिया में भी युद्ध शुरू हो गया था। जितने भी कॉलोनी वाले क्षेत्र थे वहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे की कॉलोनी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे आया? 1917 तक यूएसए जो था मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखते हुए भी युद्ध में तटस्थ रहा, नहीं आया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसने, जबकि उसकी भावनाएं मित्र राष्ट्रों के साथ थीं। 1915 में जर्मनी के एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबो दिया, जिससे अमेरिकी यात्री भी सवार थे। ठीक है, जर्मनी ने, ये के नहीं ने है, जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज, ब्रिटेन का जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया, उसको डुबो दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी भी बैठे थे। इस घटना के बाद अमेरिका शांत नहीं रहा और 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका द्वारा युद्ध में शामिल होने से युद्ध का पासा पलट गया। अब सोवियत संघ का युद्ध से अलग होना। 1917 में जहां अमेरिका युद्ध में शामिल हो, वहीं सोवियत संघ युद्ध से अलग हो गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से अलग होने का निर्णय ले लिया। बोल्शेविक क्रांति के बारे में हम किसी दिन अलग से लेक्चर लेंगे। सोवियत संघ ने जर्मनी से संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, रूस आज का, उसने क्या किया, अलग होने की बात की जर्मनी से समझौता करके। युद्ध का निर्णायक चरण देखते हैं। तो अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसके साथ ही घटनाचक्र तेजी से बदला। केंद्रीय शक्तियों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय की श्रृंखला आरंभ हुई। बाध्य होकर अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः सबसे पहले तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण किया। जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम, कैसर भी पढ़ सकते हैं आप लोग, कैसर बहुत सारी जगह लिखा होता है क्योंकि स्पेलिंग CASIER से है। तो कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। वो भाग कर हॉलैंड चला गया। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो यूएसए का आना, उसके बाद धीरे धीरे करके घटनाक्रम तेजी से बदला और तुर्की ऑस्ट्रिया ने पहले आत्मसमर्पण किया, फिर अकेला पड़ गया जर्मनी। इसके बाद वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई कि पराजय और आर्थिक संकट आ जाएगा। तो वहाँ का सिविल वार की स्थिति देख करके वहाँ के सम्राट ने गद्दी छोड़ दी और वो भागकर कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। 1914 से 18 के युद्ध को अनेक कारणों से प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं। पहला, ये प्रथम युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने भाग लिया था। यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया, अफ्रीका, सुदूर पूर्व में भी लड़ा गया। ऐसा व्यापक युद्ध पहली बार हुआ था। इसलिए 1914 से 18 का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध को क्यों विश्व युद्ध कहा जाए। ठीक है, यह युद्ध जमीन के अतिरिक्त आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया। पहली बार ऐसा हुआ था जब एयरफोर्स का प्रयोग किया जा रहा था लगातार, और तीनों सेनाएं एक साथ लड़ रही थी। इस युद्ध में नए मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों एवं युद्ध के अन्य साधनों का उपयोग किया गया था। इसमें मशीन गन तथा तरल अग्नि का पहली बार
व्यवहार किया गया। बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया गया। इंग्लैंड में टैंक और जर्मनी ने यू बोट पनडुब्बियों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त सामान्य जनता ने भी सहायक सेना के रूप में भाग लिया। इस युद्ध में सैनिकों और नागरिकों का जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ वैसा पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। इस युद्ध में स्पष्ट रूप से यह दिखा कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास में एक युगांतरकारी घटना माना जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, आप कुछ सम्मेलनों की बात करते हैं। तो पेरिस शांति सम्मेलन नवंबर 1918। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात क्या हुआ कि जितने भी जीते हुए देश थे उन्होंने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजित किया जनवरी 1919 में। इससे पूर्व जनवरी 1918 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय वुड्रो विल्सन, इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ने अपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। इसमें विश्व शांति स्थापित करने के तत्व निहित थे। वुड्रो विल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है IR के लिए भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, पब्लिक एड में भी और हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो आप लोग इनको कभी डिटेल में हम एक लेक्चर लेकर इस पर भी बात करेंगे वुड्रो विल्सन के बारे में भी, लेकिन आप लोग अगर कहीं से व्यवस्था हो सके तो इसको जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें गुप्त संधियों को समाप्त करने, समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने, अस्त्र शस्त्रों को कम करने, शांति स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाने, रूसी क्षेत्र को मुक्त करने और फ्रांस को अल्सास और लारन वापस करें जो कि जर्मनी ने कब्जा कर रखा था, सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देने, तुर्की साम्राज्य के गैर तुर्कों को स्वायत्त शासन का अधिकार देने और स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण करने जैसे सुझाव दिए गए थे वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री फार्मूले में। पेरिस शांति सम्मेलन में इसे स्थान दिया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों ने के राजनयिक जो थे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रूस और पराजित राष्ट्रों को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि रूस ने समझौता कर लिया था और पराजित राष्ट्रों ने, जो USSR था या रूस था, उसे समझौता कर लिया था। बाकी जितने भी हारे हुए राष्ट्र थे उनको भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन के निर्णयों पर अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसू का प्रभाव था। ये तीन लीड कर रहे थे उस पूरे समझौते को। इस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग 5 संधियां की गई, उसको देख लेते हैं एक एक करके। सेंट जर्मन की संधि हुई थी, त्रियानो की संधि हुई थी, न्यूली की संधि हुई थी, इसके अलावा वर्साई की संधि हुई थी और सेवर्स की संधि हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्साई की संधि, अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहली संधि ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरी संधि हंगरी के साथ, जो सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरी त्रियानो की संधि जो थी वो हंगरी के साथ, तथा तीसरी बुल्गारिया के साथ, चौथी जर्मनी के साथ वर्साई की संधि और अंतिम तुर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की गई थी। इन संधियों ने यूरोप का मानचित्र ही बदल दिया। तो ये 5 संधियां आपको याद होनी चाहिए किन किन कंट्रीज के साथ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट जर्मन की संधि सबसे पहले 1919 के द्वारा ऑस्ट्रिया को अपना औद्योगिक क्षेत्र बोहेमिया तथा मोराविया, चेक स्लोवाकिया को बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया को देना पड़ा। ठीक है, इसके साथ मॉन्टेनीग्रो को मिलाकर स्लोवाकिया का निर्माण किया गया। पोलैंड का पुनर्गठन हुआ और ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र इटली को भी दे दिया गया। इतना डिटेल में वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सेंट जर्मन की जो संधि किसके साथ हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे जैसे बोहेमिया तथा मोराविया, चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया और बोस्निया और हर्जेगोविना जो थे वो अब तो कंट्री हैं, सर्बिया को देना पड़ा और इसके साथ ही मॉन्टेनीग्रो को मिलाकर यूगोस्लोवाकिया का निर्माण किया गया। पोलैंड का भी पुनर्गठन हुआ और ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र इटली को भी दे दिया गया। लेकिन इतना डिटेल याद रखने की जरूरत है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि सेंट जर्मन की संधि किसके साथ हुई थी। सेकंड है त्रियानो की संधि। 1920 के अनुसार स्लोवाकिया तथा रूथेनिया चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। ये 2 क्षेत्र स्लोवाकिया और रूथेनिया। आज का करंट मैप देखेंगे तो इसमें सब कुछ डिफरेंट है क्योंकि 1914 के बाद बहुत ज़्यादा यूरोप में बंटवारा हुआ है, कई सारे टुकड़ों में यूरोप टूट चुका है। यूगोस्लाविया तथा रोमानिया को भी अनेक क्षेत्र दे दिए गए। इन संधियों के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों कमजोर हो गए थे। ठीक है, न्यूली की संधि 1919 ने बुल्गारिया का अनेक क्षेत्र किसको दिया? ग्रीस यानी यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिया। नेक्स्ट है सेवर्स की संधि। 1920 के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य तुर्की विखंडित कर दिया गया। इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया तथा पैलेस्तीन
इराक और ट्रांसजॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत कर दिया गया और तुर्की में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। ये जो इराक, ट्रांसजॉर्डन और इसके अलावा सीरिया, पैलेस्टाइन, ये उस समय कॉलोनियल रीजन थे। तो ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ तक सब कुछ हो गया, कॉलोनी थी, बाद में सब आज़ाद हुई। इससे तुर्की में विद्रोह की ज्वाला भी भड़क उठी और इन सभी संधियों में सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली जो थी वर्साई की संधि 1919 में थी, जो जर्मनी के साथ हुई थी। और यहीं पर नींव पड़ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। ध्यान दीजिएगा, वर्साई की संधि ही वो कारण थी जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। वर्साई की संधि, इस संधि में 440 धाराएं थी। इसने जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पंगु बना दिया। संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे तो देख लेते हैं। तो नंबर 1, जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए दोषी माना गया, उनकी घोर निंदा की गई। साथ ही मित्र राष्ट्रों के युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए हर्जाना देने का भार जर्मनी पर थोप दिया गया, दोषी बना दिया गया जर्मनी को। और जितना भी युद्ध में मित्र राष्ट्रों को नुकसान होता वो हर्जाना भी कौन भरेगा? जर्मनी। दूसरा, 1870 में जर्मनी द्वारा फ्रांस के विजित अल्सैस और लारेन प्रांत जो थे वो फ्रांस को वापस दे दिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी का सार प्रदेश, एक क्षेत्र था सार क्षेत्र, जो लोहे और कोयले की खदानों से भरा था, 15 वर्षों के लिए वो भी फ्रांस को दे दिया गया। अब ये क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया, ये क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया। इसके अलावा हर्जाना भी अब जर्मनी को देना है। जब क्षेत्र ही नहीं है उसके पास तो कहाँ से लाएगा पैसा और कैसे पे करेगा? जर्मनी की पूर्वी सीमा का अधिकांश भाग पोलैंड को दे दिया गया। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग निकालकर पोलैंड को दे दिया गया। यह क्षेत्र पोलिस गलियारा कहलाया, ये भी पोलैंड को दिया। यहाँ भी जर्मनी के साथ गलत हुआ। डाइजिंग और मैमल बंदरगाह राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिए गए। कुल मिलाकर उस समय लीग ऑफ नेशन था जिसे राष्ट्रसंघ कहा गया, उसके अधीन कर दिया गया। जैसे आज यूनाइटेड नेशन, उस समय लीग ऑफ नेशन बना था तो उसके अंतर्गत कर दिया गया था। कुल मिलाकर जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। ये सब बट गए इधर उधर। जर्मनी के निरस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई कि आप हथियार नहीं रखोगे, सेना नहीं रखोगे, एक लिमिट कर दी गई सेना की। जर्मन सेना की अधिकतम सीमा 1 लाख निश्चित की गई। युद्ध उपयोगी सामानों के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब नेक्स्ट क्या किया गया? जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। उसे सिर्फ 6 युद्धपोत रखने का अधिकार दिया गया। पनडुब्बियों और वायुयान रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन नदी के बाएं किनारे पर 31 मील तक के भूभाग का पूर्ण असैनीकरण कर इसे 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में कर दिया गया। तो राइन नदी का जो बायां तट था उसमें 31 मील तक के भूभाग को पूरी तरह से वहाँ पे सैनिक नहीं रख सकते थे। 15 वर्षों तक के लिए मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में भी कर दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के उपनिवेशों को इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका को दे दिया गया। टोगोलैंड और कैमरून पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा चीन के जर्मन अधिकृत क्षेत्र जापान को मिल गए। तो इस तरह से उसके कॉलोनी भी बांट दिए गए। ये सब कुछ करने के बाद भी उस पर हर्जाना भी थोपा गया था। तो इतना सब कुछ देख रहा था कौन? उस समय उनका एक नवयुवक सैनिक हिटलर, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सिर्फ एक लेटर को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता था युद्ध के दौरान। इतना काम उसका था, दौड़ दौड़ के, वो दौड़ने में तेज़ था थोड़ा सा। तो वो सब चीज़ें देख रहा था। उसे बाद में आयरन मेडल भी मिला था जर्मनी की ओर से। तो उसके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना पनपती चली गई कि हमारे देश के साथ इतनी बेइज्जती हुई, मैं उसका बदला जरूर लूँगा। तो यहीं पे नींव पड़ जाती है। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी। इसकी शर्तें विजयी राष्ट्रों द्वारा एक विजित राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर ला दी गई थी। जर्मनी ने इसे विवशता में स्वीकार किया। उसने इस संधि को अन्यायपूर्ण कहा। जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। चूंकि इसने स्वेच्छा से इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहते हैं। जर्मन नागरिक इसे कभी स्वीकार नहीं कर सके। इस संधि के विरुद्ध जर्मनी में प्रबल जनमत बन गया। जनता पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई। हिटलर और नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत को अपने पक्ष में कर सत्ता हथिया ली। शासन में आते ही उसने संधि की व्यवस्था को नकार कर अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी। इसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। ये क्वेश्चन भी बनता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि वर्साई की संधि ही कारण बनी द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है, इसका विश्लेषण कीजिए। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे।
तो इसके कई तरह के अलग अलग परिणाम रहे, राजनीतिक परिणाम भी रहे हैं, सैन्य परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैज्ञानिक परिणाम। तो सबसे पहले राजनीतिक परिणाम देखते हैं। तो परिणामों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई तरह के परिवर्तन हुए, ठीक है। जैसे सबसे पहला राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम में क्या क्या हुआ, तो साम्राज्यों का अंत हुआ, विश्व मानचित्र में कई परिवर्तन हो गए, सोवियत संघ का उदय हो गया, उपनिवेशों में जागरण आया, जो कॉलोनी थी वो भी आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमज़ोर पड़ा और अधिनायकतावाद का उदय हुआ, तानाशाही जिस तरह से कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की का बीजारोपण हो गया वहीं पर वर्साई की संधि में, और विश्व शांति की स्थापना का भी प्रयास हुआ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले साम्राज्य का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्य में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गए। जर्मनी में होहेंजोर्लन और ऑस्ट्रिया हंगरी में हब्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया, वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमनोव राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया, उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। तो कई सारे साम्राज्य समाप्त हुए, जैसे कहाँ कहाँ समाप्त हुए, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इसके अलावा आप देखें तो रूस में, और तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य, इतने साम्राज्यों का पतन हुआ। विश्व मानचित्र में क्या परिवर्तन हुए, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं, कई सीमा बढ़ गई, बहुत बड़े क्षेत्र तक फ्रांस फैल गया। बाल्टिक साम्राज्य, जो बाल्टिक देश हैं, रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। आप लोग बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार करने से वहाँ भी परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया, ठीक है, जो कि बाद में जाते जाते वहाँ भी संकट पैदा करके गए। अब आता है सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया, ठीक है। तो पहले रूस था, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और फिर यूएसएसआर का उदय हुआ। यूएसएसआर 1991 तक चलता है और उसके बाद में यूएसएसआर का विघटन होता है और फिर से रूस और बहुत सारे अन्य कंट्रीज़ का निर्माण हो जाता है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। रूस की क्रांति से उपनिवेशों में जागरण आया, जो कॉलोनीज थी उनमें भी लोग जागृत हुए। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्त होने पर अंतिम निर्णय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इससे अनेक उपनिवेशों और पराधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना बलती हुई थी। भारत में भी उस समय जो गांधी जी थे वो अंग्रेजों की मदद करने के लिए लोगों को सेना में भर्ती कर रहे थे, इसलिए उन्हें भर्ती करने का सार्वजन कहा जाता था। गांधी जी को ये लग रहा था कि शायद हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो उनका दिल पिघलेगा और शायद वो हमें आज़ाद करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी प्रकार अन्य उपनिवेशों में भी जागृत हुए लोग कि हाँ हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक उपनिवेश में राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ हो गए। भारत में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण आरंभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह से शुरू हो जाता है। विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप अग्रणी भूमिका थी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द विश्व राजनीति घूमती थी, परंतु 1918 के बाद यह स्थिति बदल गई। युद्धोत्तर काल में अमेरिका का दबदबा बढ़ा। तो युद्ध के पहले क्या था, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड और रूस विश्व राजनीति में ये चार पोल्स थे, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी पावर दिखाई और अब अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। युद्ध के बाद अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ। वर्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता हथिया ली। यहाँ अधिनायकवादी यानी तानाशाही बढ़ गई। नाजीवाद ने एक नया राजनीतिक दर्शन दिया। इसे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथों में केंद्रित कर दी गई। जर्मनी के समान इटली में भी कौन आया, मुसोलिनी। उसके नेतृत्व में कौन सा, फासीवाद का उदय हुआ। इटली भी पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट था, अतः मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली की कटुता बढ़ती गई। हिटलर के समान और मुसोलिनी ने भी अपनी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। अब यहाँ देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कैसे हुआ, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार रहा पहला विश्व युद्ध। तब प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बो दिए थे। पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे वो अपने को अपमानित समझने लगे और राष्ट्रों में पुनः उग्र राष्ट्रीयता प्रभावी बन गई।
प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। एक एक कर संधि की शर्तों को जोड़ा जाने लगा। इससे विश्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। तो जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजित हुए थे उनके साथ काफ़ी ऐसी संधियाँ की गई थी जो उन पर थोपी गई थी, जिससे वो अपने आप को अपमानित समझ ले गए। जिसके बाद में लोगों के अंदर, जो वहाँ की जनता थी, उसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद यानी जिंगोइज्म पैदा हुआ और प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से यूनाइट होने लगे, अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और जो संधि की शर्तें थी उन्हें मानने से मना करने लगे और फिर युद्ध जैसी चीज़ें फिर से बननी शुरू हो गई कि युद्ध असंभावी होने लगा। विश्व शांति की स्थापना का प्रथम प्रयास भी यहीं से देखा जाता है। विश्व युद्ध में जन्मदिन की जनमानस की भारी क्षति को देखकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने प्रयास आरंभ किया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनकी इसमें मुख्य भूमिका थी। 1919 में क्या किया कि राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जो था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर युद्ध ना हो उसको रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया लीग ऑफ नेशन। अब सैन्य परिणाम देखते हैं। तो पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्र की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निरस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई थी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, आप वायुयान नहीं रखेंगे और बहुत अलग अलग तरीके से जर्मनी पर वो थोपे गए थे। इसी प्रकार अन्य देशों पर भी थोपे गए थे। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। विजित राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने आरंभ कर दी। इससे पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जगने लगी। अब एक तरफ तो आपने जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनको कह दिया आप अपने सैनिक नहीं रखोगे, दूसरी तरफ आप इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इन सब ने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक डर और सताने लगता है जनता को कि शायद इसके बाद वो हमारे देश पर ही कब्जा क्यों न कर लें। अतः वे भी अपने को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। इससे हथियारबंदी की होड़ आरंभ हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक परिणाम क्या हुआ। तो जनधन की अपार क्षति हुई थी। आर्थिक संकट उस समय ग्रेट डिप्रेशन आया था और सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुए थे। तो पहला देखते हैं जनधन की अपार क्षति। प्रथम विश्व युद्ध में एक प्रलंकारी युद्ध हुआ। इससे लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। हजारों कल कारखाने बंद हो गए, कृषि उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए, बेगारी और भुखमरी की समस्या उठ खड़ी हुई। आर्थिक संकट आई। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, मुद्रा स्थिति की समस्या खड़ी हो गई, मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं। फलतः संपूर्ण विश्व में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी अव्यवस्था व्याप्त हो गई और ऋण का भार बढ़ने लगा। जनता पे करों का बोझ बढ़ गया। ठीक है, ये स्थिति हो गई थी कि जर्मनी में लोग गले में पट्टा बांध करके घूमते थे जब 1930-31 के आसपास, और उनके पास कोई काम नहीं होता था और वो लोग ये तक बोलते थे कि मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। जैसे गले में पट्टा क्यों बांधा जाता है कि एक जैसे डॉग होता है, तो डॉग की स्थिति थी कि हम किसी भी काम को करेंगे, हम बहुत वफादार रहेंगे। इस तरह की हरकतें होने लगी थी जर्मनी में। तत्कालीन परिस्थितियों के वशीभूत होकर प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया, नियोजित अर्थव्यवस्था लागू की। सरकारी अनुमति के बिना कोई नया व्यवसाय आरंभ नहीं किया जा सकता, यानी लाइसेंसिंग सिस्टम पूरी तरह से हावी हो गया। घाटे में चल रहे उद्योगों, विशेषतः युद्ध उपयोगी सामान बनाने वाले उद्योगों को राजकीय संरक्षण देने की नीति अपनाई गई। विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया। प्रत्येक राष्ट्र को, विशेषकर जर्मनी को, आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी पड़ी। गैर यूरोपीय राष्ट्र में लगाई जाने वाली पूंजी में भारी कमी की गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सामाजिक परिणाम देखते हैं। तो नस्लों की समानता, जनसंख्या की क्षति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, मजदूरों की स्थिति में सुधार, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव, ये कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नस्लों की समानता। युद्ध के पूर्व यूरोपियन नस्लभेद अथवा काला गोरा के विभेद पर अधिक बल देते थे। जैसा कि हमने कहा ना कि राष्ट्रवाद का जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था शुरू में, वो इसी आधार पर ही हुआ था कि किसी विशेष जाति के, किसी विशेष रंग के लोग, किसी विशेष भाषा के लोग वो एक साथ रहने लगे, तो उनके अंदर एक अलग से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ जो एक समानता के आधार पर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें विभेद पर अधिक बल देते थे। वह जो देते थे, काले गोरे का जो भेद था वो सब दूर होने लगा धीरे धीरे। एशिया अफ्रीका के काले लोगों को अपने से ही मानते थे, परंतु युद्ध में उनकी वीरता देखकर उन्हें अपनी धारणा बदलनी पड़ी। धीरे धीरे काले और गोरे का भेद कम होने लगा। वैसे आज भी है, अभी आजकल तो अमेरिका में आप देख ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है, तो उसका आजकल विरोध भी चला, साथ साथ यूरोप में भी बहुत तेज़ी से फिर से शुरू हुआ। जनसंख्या की क्षति की बात की जाए
युद्ध में लाखों लोग मरे तथा घायल हुए, इससे ज़्यादा संख्या पुरुषों की थी, इसलिए पुरुष स्त्री जो लिंग अनुपात में भारी कमी आई। युद्ध के दौरान जनसंख्या की बढ़ोतरी दर में कमी आई, परंतु युद्ध के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या तेजी से क्षति हुई, पुरुष जनसंख्या, जिसके बाद क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर गया और महिलाओं की संख्या अधिक हो गई थी। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश पुरुषों के सेना में भर्ती होने से स्त्रियों को घर से बाहर आकर काम करने का अवसर मिला। क्या किया उन्होंने? कारखाने चलाए, दुकान, अस्पताल, स्कूल, दफ्तर में काम किया। अतः एक जो रेनेसां था, नवजागरण का काल आया, वो सामने नजर आने लगा कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई। अपने अधिकारों के लिए महिलाओं ने आंदोलन चलाए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्हें सीमित मताधिकार मिला। 1918 में इंग्लैंड ने पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया। कुछ जो एलीट क्लास था उन्हीं महिलाओं को अभी मिला, सीमित मताधिकार था, अभी सब महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि हाँ, अब महिलाओं को भी अधिकार मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, मजदूरों की स्थिति में भी सुधार हुए। युद्ध काल में युद्ध सामग्री के उत्पादन में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उनका महत्व बढ़ गया। उन्हें उचित मजदूरी और आवश्यक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, यहीं पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना। सामाजिक मान्यताओं में बदलाव। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ कि प्रचलित सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। वर्ग और संपत्ति का विभेद कमजोर हुआ। मुनाफाखोर और चोर बाजारी करने वाले घृणा और तिरस्कार के पात्र बने। उच्च मध्यम वर्ग के लिए अपनी सुविधाओं को प्रदर्शित करना लज्जाजनक माना गया। कम खाना और पुराने कपड़े पहनना देशभक्ति का प्रतीक माना गया। इसी प्रकार आयुध कारखानों में काम करना भी देशभक्ति माना गया। तो कई सारी चीज़ें बदली जो सामाजिक मान्यताएं थी। पहले क्या होता था, इंसान अपने पेट भरने की कोशिश करता था, संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। मुनाफाखोरी कम हुई। चोरी बाजारी करने वालों से घृणा और तिरस्कार की नज़र से देखा गया। उच्च मध्यम वर्ग के लिए अपनी सुविधाओं को प्रदर्शित करने और लज्जाजनक माना गया कि हम मर्सिडीज से चल रहे हैं जो आज के युग में है, हम BMW से चल रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की चीज़ें की गई कि आप देश के प्रति नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने प्रति कुछ सोच रहे हैं, तो वो लज्जाजनक माना जाने लगा। कम खाना, पुराने कपड़े पहनना कि हाँ हम अपने देश के लिए हम कम खाएंगे, हम एक ही कपड़े में जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम देश के लिए, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मैं देश के लिए करूँ, ऐसी स्थिति बन गई थी। इसके अलावा जितने भी आयुध फैक्ट्रीज थी जिसमें हथियार बनते थे उसमें काम करना देशभक्ति माना गया। वैज्ञानिक प्रगति हुई, वो भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने वैज्ञानिक खोजों को गति दी। युद्ध के दौरान नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। विशाल जलयानों, पनडुब्बियों और वायुयानों के निर्माण का युद्ध और विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कुछ सुखद परिणाम परंतु अधिकांशतः दुखदायी ही थे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं या जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें अपनी सुझाव देते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।